दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली ऐसे मौके पर है जब देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, या कहें राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसी रफ्तार है कि अगली दीपावली के मौके पर इस देश के भीतर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी होगी, फिलहाल कोई कह नहीं सकता हो। और राजनीतिक घटनाक्रम जब बदल रहे हों तो उसमें जनता की भागीदारी और जनता के भीतर की हलचल राजनीतिक पैमाने पर किस तरीके से चल रही है, इसे जानना परखना आज की तारीख में शायद सबसे जरूरी हो चला है। राजनीति दीपावली इस बरस मना रही है, दीपावली अगले बरस भी आएगी। तो क्या राजनीतिक मिजाज इस देश का बदल जाएगा? राजनीतिक तौर पर जिस परिवर्तन को लेकर विपक्ष एकजुट हो चला है, क्या वो वाकई अगली दीपावली के मौके पर इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके की जमीन को तैयार कर देगा जिसमें आपको लगेगा कि 2024 की दीपावली किस रंगत में है, और 2023 यानी आज की दीपावली को देखकर क्या इस देश में राजनीतिक मंथन किया जा सकता है? राजनीतिक तौर पर इस दीपावली का कोई महत्व हो या ना हो, लेकिन इस दीपावली के दौर में इस देश की जनता के भीतर जो मनस्थिति उसके अपने घर, रसोई, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और रोजगार पर निकलते बेरोजगारों की लंबी कतारों के जरिए अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर बड़ा घना अंधियारा आपको दिखाई देगा। जो लोग डॉलर में जीते हैं, जो लोग डॉलर के बदले रुपए में बदलकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जो लोग सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई एजुकेशन के लिए तो कोई स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, कोई अपनी रईसी को भुनाने के लिए दुनिया के बाजार में निकलता है, तो उस दौर में रुपए का मूल्य सबसे कम है जो इससे पहले कभी नहीं था। इस दौर में जो सोचते हैं कि सोना खरीद लें, उन्हें पता ही नहीं 9 बरस में सोने की कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। क्या ये वाकई एक ऐसी दीपावली का दौर है जिसमें राजनीतिक तौर पर इस देश के राजनेता ही चूक रहे हैं? वह जिस दिशा में बहना चाहते हैं उस दिशा में इस देश की जनता उनसे जुड़ नहीं पाती है। हकीकत क्या है? क्या वाकई इस देश के भीतर में शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बैंकों का सवाल हो, कर्ज माफी का सवाल हो, घर में रोजी रोटी फ्री में कोई उपलब्ध करा दे उसका सवाल हो, या फिर हाथों में डिग्री लेकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अव्वल होने के बावजूद भी कोई रोजगार ना मिल पा रहा हो उसका सवाल हो? सवाल इस दौर में किस बात का है? क्या इतनी बरसात किसी भी दौर में चुनाव के मौके पर आपने देखी होगी? जब बरसात पैसों की हो रही है, हर राजनीतिक दल बहुत कुछ देने को तैयार है, इतना कुछ देने को तैयार है जैसे लगता है कि उसके पास या तो कारू का खजाना है या फिर लक्ष्मी उसके ऊपर आन पड़ी है। और पैसा ही पैसा है, जहां मन चाहे वहां पर पैसा लुटाने का जिक्र है। और सरकार भी अपने तौर पर अब नीतियों को बनाने से चूक रही है। यहां तक कि नीति आयोग जिसने जगह ली इस देश में प्लानिंग कमीशन की, जिस प्लानिंग कमीशन को बनाया ही गया था कि इस देश के बारे में आप कम से कम 5 बरस का खाका लगातार सोचिए, और यह सोचकर सोचिए कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार आएगी वह प्लानिंग कमीशन की योजनाओं के आसरे इस देश को आगे बढ़ाएगी। लेकिन वह भी नीति आयोग में बदल गया, और वही नीति आयोग जो इस देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी संस्थाएं जो पूंजी से पूंजी बनाना सिखाती हो, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की गुलामी करने से हिचकती ना हो, जिसके जहन में विकास का मतलब पैसा और पैसे के जरिए डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के जरिए पैसे की कमाई, इस साइकिल में फंसी हुई संस्थाओं की मदद कौन लेता है? नीति आयोग तक ले रहा है। इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचने की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर चले कैसे, इसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर से
विचार लिए जा रहे हैं, उनसे कागजों पर नीतियां बनाई जा रही है। इस देश के भीतर में जनता को क्या वाकई इस बात की जानकारी है कि यह समाज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ब्राह्मण या फिर सवर्ण तबका या फिर हिंदू मुस्लिम उससे आगे इस देश की जो जरूरत है उसके साथ वह खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन जब धमाकेदार तरीके से राजनीति सिर्फ जाति और धर्म के आश्रय चीजों को परोसना चाहती है तो इसमें जो हुनरमंद होगा वह तो जीत जाएगा। और अगर सभी फंस चुके हैं इसमें तब तो हुनरमंद इसमें और हुनरबाजी के साथ आएगा। तो पहला सवाल, क्या वाकई राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, वो नहीं जानते हैं कि किस जमीन पर मौजूदा सत्ता सबसे मजबूत है? प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा मजबूत हैं। मोदी और शाह की जोड़ी जिस बिसात को बिछाती है वो किस क्षेत्र में सबसे मजबूत है? उसी क्षेत्र में खेलने का प्रयास विपक्ष क्यों करता है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जिस दौर में सरकार का होना या ना होना, सरकार की नीतियों का होना या ना होना, सरकारी संस्थानों का होना या ना होना, इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवाओं के पास रोजगार का होना या ना होना, इस देश में उत्पादन का होना या ना होना और किसानों की बदहाली का होना या ना होना, जब सरकार के लिए कोई मायने ना रखता हो और उसके पास कोई भविष्य की नीति ही ना हो, उसकी पूरी नीति सत्ता को बनाए और टिकाए रखने को लेकर अलग अलग मुद्दों को उठाने की हो, तो फिर उस दायरे में विपक्ष क्यों फंसता है? उसे इस बात का हुनर या इस बात की जानकारी क्यों नहीं कि राजनीतिक सत्ता की अपनी जमीन, अपनी सत्ता को बनाए और बचाए रखने की होती है, लेकिन विपक्ष के पास कोई रोशनी होनी चाहिए और वो रोशनी जनता को राह दिखाए, जनता के साथ जुड़े, जनता के साथ हमजोली करे और जनता को यह लगने लगे कि कोई नेता नहीं बल्कि वह खुद ही अपने तौर पर उस राजनीति के हिस्सेदारी में आकर खड़ा हो गया है जहां पर उसकी जरूरतें हैं, मुफ्त की नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या विपक्ष इस राजनीति से लगातार चूक रहा है? और यही वजह है कि मोदी और शाह लगातार अलग अलग मंचों पर ठहाके लगाते हुए दिखाई देते हैं और पीछे बैठा आरएसएस अपने तौर पर भविष्य की रणनीति बनाते हुए चलता है। विपक्ष क्या चूक रहा है? तीसरा सवाल, वह कौन सा मुद्दा है जिससे सत्ता डरती है? वह कौन से इशू है जिसको सत्ता नहीं चाहती है कि यह उठकर सामने आ जाए? वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर सरकार के भीतर एक डर का भाव है? और ये तीनों परिस्थितियों के साथ विपक्ष के भीतर वो हिम्मत क्यों नहीं आ पाती है जहां पर विपक्ष का कद एक बड़ी लकीर खींचते हुए इस देश के लोगों के साथ जुड़ता चला जाए और ये एहसास धीरे धीरे खत्म हो जाए कि वो नेता है और हम जनता हैं। ध्यान दीजिए, यह परिस्थिति भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जरूर बनी थी। नहीं महसूस होता था नेहरू गांधी परिवार की विरासत को थामे हुए राहुल गांधी सड़क पर घूम रहे हैं, यह कल्पना के परे था और लगता ऐसा था कोई महात्मा गांधी की विचारों को ओढ़कर उस सच्चाई से रूबरू होना चाहता है जिस सच्चाई को इस दौर में दफन कर दिया गया। इस देश की परिस्थितियों के साथ जब आप खड़े होंगे तो आप बार बार कपड़े नहीं बदलेंगे, आप करोड़ों के हवाई जहाज पर नहीं घूमेंगे, आप इस देश के भीतर दिखावा नहीं करेंगे, आप राष्ट्रवाद जगाने के लिए सेना के बीच और धर्म जगाने के लिए मंदिर में पूजा पाठ करते हुए इस बात का ऐलानिया तौर पर ऐलान नहीं करेंगे कि हमने राम मंदिर बनाया है। राम तो कण कण में है। आपने अयोध्या नगरी को चकाचौंध से भर दिया, लेकिन जब तक दिए की बाती बुझती उससे पहले ही इस देश की गरीबी आकर उस बाती में से उस तेल को निकालने लगी जिसको बाजार में बेचकर उसके घर का चूल्हा जल सके। यह वो दर्द है जिस दर्द को कौन महसूस करेगा कोई नहीं जानता है। यह इस देश की उस माली हकीकत का सच है जो अलग अलग दायरों में अलग अलग परिस्थितियों के साथ
एक बेचैनी पैदा कर रहा है, चाहे वह पीएमओ में बैठा हुआ सेक्रेटरी हो, चाहे ईडी का चीफ हो, चाहे सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, चाहे वो सीवीसी के अधिकारी हो, चाहे मंदिर में बैठे हुए पुरोहित ही क्यों ना हो, चाहे इस दौर में नौकरी के लिए हाथों में डिग्री लेकर चलता हुआ युवक ही क्यों ना हो, चाहे वाइस चांसलर क्यों ना हो, जो बड़े लंबे दौर से वाइस चांसलर बने रहे इस दौर में, चाहे शिक्षकों की कतार ही क्यों ना हो, गुस्सा हर किसी के भीतर है। और गुस्सा इस बात को लेकर है कि मौजूदा परिस्थितियों में दीपावली तो दूर की बात है, जब सत्ता की रंगरेलियां दिखाई देती हैं और मीडिया के भीतर शोर मचता है कि यही इस देश की चकाचौंध भरा सच है, तो लोगों के भीतर गुस्सा होता है। लेकिन विकल्प कहां पर नजर आए, इस दिशा में कोई नेता निकलकर आता क्यों नहीं है, वो भटक क्यों जाता है, यह भी सवाल है। हम एक एक करके इन सवालों पर आए, उससे पहले एक हकीकत इस देश की जरा समझ लीजिए। इस देश के भीतर में एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इस देश का पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज हैं, इस देश के बैंक जो हैं, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस देश के भीतर में अलग अलग घपले घोटाले, चाहे वो राफेल का हो, चाहे अपने तौर पर अडानी का हो, चाहे पेगासस के जरिए परिस्थितियों को इस देश में लाया गया हो, राजनीति इस बात की कतई इजाजत नहीं देती है कि इस देश की जनता इन परिस्थितियों के भीतर किस मुद्दे को किस तरीके से उठाएगी। सवाल उसके भीतर उस ज्योत का है जिसमें वह देखना चाहती है कि कौन है स्टेट्समैन, कौन है उनके साथ खड़े होकर उनके रंग में रंग जाने वाला, कौन है वो राजनीति का अपने तौर पर अगुवाई करने वाला शख्स जो इस दिशा में देखे जिस दिशा में समाज अभी तक देखते आता है, और समाज के घाव को कुरेद कर इस बात का एहसास जब सरकार कराने लगती है कि आप यही हैं, यही रहेंगे, तब सवाल उस बदलाव का आता है जो विपक्ष की राजनीति से निकलना चाहिए, वो क्यों गायब हो जाता है। इस दौर में ऐसा भी नहीं है कि अगर आप देखना शुरू करें तो हमारी इकोनॉमी ने फरलांग दर फरलांग छलांग लगा ली हो। यह सब कुछ एक भयावह बुलबुले की तरह है, एक ऐसा बुलबुला जो खड़ा किया गया इस बात को लेकर कि अगर इस देश के भीतर में मौजूदा सत्ता ना हो तो हालात बद से बदतर हो जाते। लेकिन हकीकत कुछ और है। ढोल जब पीटे जा रहे हो तो उसके पीछे की खामोशी को परखना सीखना होगा। जनता इसलिए नहीं परख पाती है क्योंकि वो हैंड टू माउथ की स्थिति में है। वो जानती है आज नहीं कमाएगी तो शाम में नहीं खा पाएगी। इस परिस्थिति के भीतर हर वो सवाल अपने आप में एक बड़े सवाल को बनाता है जिस सवाल पर सत्ता और विपक्ष खामोशी बरत लेते हैं। 9 जनवरी 2017 को बीएसएफ का एक जवान, याद कीजिए, तेज बहादुर यादव, रोटियां उसने दिखलाई थी और बताई थी कि रोटियां कितनी कड़ी है, दांतों से भी नहीं कटकेगी, और हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जो बेहद संवेदनशील है। और जवानों की परिस्थिति होते होते अग्निवीर तक पहुंच गई। क्या राजनीतिक तौर पर जागृत करने की परिस्थिति इस देश के भीतर किसी ने की और बताने की इच्छा जाहिर की कि आने वाले वक्त में सेना को लेकर भी कितने सवाल इस देश में उठने वाले हैं? नहीं की। इस देश के भीतर में 23 पीएसयू इस 9 बरस में बेच दिए गए। उन पीएसयू को बेचने के बाद जो सरकार का रेवेन्यू बढ़ा और दूसरी तरफ उससे जो जिस कॉरपोरेट ने खरीदा उसका जो नेटवर्थ बढ़ा, उसमें लगभग 1 गुना 10 का अंतर है। क्या किसी ने यह बताने की कोशिश की और इसका व्हाइट पेपर लेकर आने की कोशिश किसी ने की? नहीं की। इस देश के भीतर में जो 2014 में सोने की कीमत थी वो 28,000 रुपए तोला हुआ करती थी, आज वो 60,000 रुपए तोला है। वो क्यों बढ़ती चली गई? उसका बाजार भारत के भीतर किस तरीके से बढ़ा है, लेकिन उसमें किसकी कमाई हो रही है, सरकार की भागीदारी उसमें किसकी है? किसी ने बताया? नहीं बताया। डॉलर 62 रुपए हुआ करता था 2014 में, जो आज की तारीख में बढ़कर तकरीबन 83.5 रुपए हो गया।
क्या किसी ने इस बात की जानकारी दी या जानकारी हासिल करनी चाहिए? डॉलर के जरिए इस देश के बाहर पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर जांच करने वाले जाने लोग हों, उन पर कितना भारी बोझ पड़ा, किसी ने बताया। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में भारत का एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया, और जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डॉलर के हिसाब से देना पड़ता है, और इसी के एवज में भारत ने इस दौर में कितना कर्ज ले लिया। क्या उसकी एक व्हाइट पेपर लाने की परिस्थिति इस देश में नहीं थी? होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस देश की एक तस्वीर बताएंगे कि सवाल यह नहीं कि ईडी पॉलिटिशियंस को घेर रहा है, सवाल तो यह भी है कि इस देश में नीति आयोग, जिसका काम है इस देश की योजनाओं को बनाना, वह भी सरकार की योजनाओं को बनाने और प्रचार करने में लग गया, और वह भी 6-6 महीने में बदलने लगा। यह कौन बताएगा? बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया जा रहा है। किस मुद्दे को किस लाइन के जरिए कैसे पकड़ के जनता के बीच जाना है। सवाल यह नहीं है कि सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवाल यह है कि यह राजनीति और चुनाव और लोकतंत्र इस देश के लोगों का है। तो लोगों के भीतर जब वो राजनीति नहीं आएगी, लोग जब उस मुद्दों से आत्मसात नहीं होंगे, लोग जब चुनाव में जाएंगे, तो अगर उनके जहन में यही सवाल होगा, ये नहीं या वो नहीं, दोनों को सत्ता चाहिए, लेकिन दोनों के पास भविष्य के उस भारत का सपना नहीं है जिसमें नहीं पता है। और आज हमें भी नहीं पता है कि 2024 की दीपावली कैसी होगी, उस दौर में कौन होगा, कैसी जगमग रोशनी होगी। अयोध्या में तब 21 लाख दिए जलेंगे या ये 100 लाख पार कर जाएंगे, नहीं पता है। या फिर उस दौर में अयोध्या ही नहीं, इस देश के भीतर अपने हाथ और अपने खून पसीने की कमाई में जुटा हुआ भारत होगा, जिसका अपना भारत होगा। वो सरकार की रियायत रिहाइश पे नहीं टिका होगा। और सरकार की राहत रिहाइश क्या होती है? इस देश से जो कमाई होती है उसी को राजनीतिक तौर पर बंदर बांट करके सियासी तौर पर चीजों को उभारना, कि इस बात को कौन बताएगा? वही बता पाएगा जो इससे अलग होगा, जिसके जहन में यह सवाल होगा कि इस देश की जनता ही लड़ रही है। इस देश की जनता और उसके भीतर कोई अंतर नहीं है। चुनावी तौर पर प्लेयर तो वही व्यक्ति होगा जो चुनावी दल से जुड़ा होगा और चुनाव मैदान में जाएगा, लेकिन एहसास राजनीतिक तौर पर, लोकतंत्र का एहसास कैसे किसके भीतर समाएगा, यह सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? उस दौर में चले जाइएगा तो उस दौर के में 1400 रुपए एमएसपी हुआ करती थी गेहूं की, आज ये 2125 रुपए है। लेकिन किसानों से पूछ के देखिए, क्या 1400 रुपए में भी गेहूं खरीदा जा रहा है? जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, किसानों की स्थिति 1100-1200 रुपए क्विंटल वहां पर अनाज बेचने की है, गेहूं बेचने की है। एमएसपी निर्धारित है, तो यह भविष्य में दस्तावेज दिखाने के लिए है। मौजूदा वक्त में परिस्थिति नाजुक है। चावल 1360 रुपए एमएसपी थी 2014 में, आज यह बढ़कर 2040 है। लेकिन क्या वाकई चावल की यह कीमत किसानों को मिल रही है? किसानों की एवरेज आय जो थी वो तकरीबन 6500 थी 2014 में। आज की तारीख में सरकार कहती है ये 10,000 हो गई है, लेकिन उसमें से अगर सिर्फ फसल का हिस्सा जोड़िएगा तो एक झटके में पशुधन को छोड़ना होगा, किसान की मजदूरी को छोड़ना होगा। सिर्फ खेती पर टिका हुआ किसान, उसकी जो आय है उस दौर में अगर 6500 थी तो आज ये 7100 रुपए भी नहीं पहुंच पा रही है। ये कौन सी परिस्थिति है? बताएगा कौन? और जनता को यह समझ में कैसे आएगा? इसीलिए कहते हैं कि संयम से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है, और भारत में लोग संयम के साथ ही जीते हैं। अगर उसको पता चल गया कि इस देश की सरकार ने ही उसको लूट लिया, अगर उसको पता चल गया इस देश की राजनीति ने ही उसको कंगाल बना दिया, अगर उसको पता चल गया कि इस देश को संभाले हुए लोग हों या संभालने की दिशा में बढ़ते हुए लोग, उनसे बड़े करप्ट कोई नहीं है, तो मोहल्ले दर मोहल्ले, शहर दर शहर लोकतंत्र को जीने का एक नायाब शोर होगा, जो इस देश के लिए होगा, इस देश को बनाने की दिशा में ले जाएगा। वो गायब क्यों है? इस मुद्दे पर चलने को कोई तैयार क्यों नहीं है? ये कैसी परिस्थिति है कि कल तक
गाड़ी और घर से दूरी थी, आज शीश महल बन गया। यह कैसी परिस्थिति है? यह कैसी परिस्थिति है? कल तक इस देश में नैतिकता के साथ राजनीति का जिक्र था, लेकिन उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट ओबीसी के जरिए आ गया। यह कैसी परिस्थिति है? कल तक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था तो इस देश का राम मंदिर था, लेकिन एक झटके में वो राम मंदिर निर्माण हो या राम मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा का सवाल हो, वो आरएसएस का हो गया। बताएगा कौन? और इसकी ट्रेनिंग समाज के भीतर कैसी होगी? आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर प्रांत दर प्रांत और खास तौर से दो हिस्सों में भारत को बांटिए। इसलिए बांटिए क्योंकि एक तरफ असमानता का पैमाना भारत में अपरंपार है, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि 1% लोगों के पास, सिर्फ 1% लोगों के पास इस देश का 40% से ज्यादा संसाधन उन्हीं के पास हो और बाकी 99% के पास बाकी का 60% हो। और उसमें भी अगर 9% और जोड़ दीजिएगा इधर, तो एक झटके में बाकी 90% के पास इस देश का सिर्फ 35% संसाधन बचेगा। और उसको भी खत्म करते चले जाइएगा तो आखिर में आपके पास वही 80 करोड़, जो आज की तादाद में 80 करोड़ नहीं है, वो 90 करोड़ को पार कर चुके हैं, जिनको 5 किलो अनाज पर जिंदगी जीनी है। कौन बताएगा कि ऐसी नीतियों के पीछे जो सरकार रही, सवाल यह नहीं है कि मौजूदा वक्त में मुफ्त कौन दे रहा है, सवाल यह है कि मुफ्त दे पाने की परिस्थितियों को इस देश में किस किस ने पैदा किया है। और संविधान के भीतर जब खुले तौर पर हर व्यक्ति के अधिकारों का जिक्र है और सरकारों के दायित्व का भी जिक्र है, सरकारों के दायित्व के साथ उसकी राजनीतिक भागीदारी जनता के बीच कैसी होनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों रह जाता है? वो अपने तौर पर इस देश में एक आखिरी वक्त में क्यों नहीं निर्णय लेता है? अब हम संविधान की व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि पार्लियामेंट भी संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, वहां पर भी सत्ता की ताकत रेंगने लगी है। ये कौन सी परिस्थिति है? हर कोई मौन है, हर कोई खामोश है और कह रहा है कि इस देश में शोर है, राजनीति का शोर है, हंगामा मचा हुआ है। उस परिस्थिति को और आगे ले जाइएगा तो एक क्षण के लिए सोचिए कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस दौर में, यानी बीते 9 बरस में लगभग 64% बढ़ गया, 64 अंक बढ़ गया। जो जीडीपी हमारी थी, एवरेज निकालिएगा तो 5.8% एवरेज आएगा। वो एवरेज इस बरस 2023-24 में 6.5% जोड़ने के बाद का है, लेकिन उससे पहले तो वो ज्यादा हुआ करती थी। मनमोहन सिंह के काल में देखिए, पहले काल में 8.5%, दूसरे काल में 7.5% और यहां पर 5.8%। फिर भी इकोनॉमी का चक्का घूम रहा है, बड़ी तेजी से घूम रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर हो जाएगा। यह ढोल कौन पीट रहा है? बताएगा कौन? इस देश के भीतर लोगों में यह एहसास जब तक नहीं होगा कि इस देश का सच है क्या और जो माली हालत इस दौर में है वो कैसे हो गई, इसको बताने के लिए खड़ा कौन होगा? भारत जोड़ो इसीलिए निकाला गया था, जनता के साथ एहसास को बांटना था, संवाद बनाना था, उसके जरिए इस देश के भीतर में एक नेशनल मैनिफेस्टो को क्रिएट करना था। लेकिन सब कुछ तो गायब हो गया। तो मतलब क्या है? राजनीति में इतना अंधियारा है कि वह उस रोशनी को जब दिखाती है तो एक बैटरी से जलती हुई एक छोटा सा बल्ब भी एक बड़ी रोशनी के तरीके से नजर आने लगता है। यह शोर इतना ज्यादा होता है, उससे भी बुरी गत तो नहीं है। परिवारों की कुल संपत्ति इस दौर में कम हो गई। बेरोजगारी की स्थिति, जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है 2023 की, वो बताती है कि जो ग्रेजुएट हैं उनकी बेरोजगारी का आलम लगभग 42% पार कर चुका है। जो 15 से 24 बरस के भीतर है उनकी बेरोजगारी 23% पार कर चुकी है। जो दिहाड़ी मजदूरी होती थी वह भी अब कम मिलने लगी है, उसमें भी कमी आ गई, वो भी दे पाने की स्थिति में नहीं, तो 3% की कमी उसमें भी आ गई। एक डाटा बताता है कि सरकारी नौकरियों में, जो सीएमआई का डाटा है वो बताता है कि 22% की सरकारी नौकरियों में कमी आ गई। सरकार के ढोल पे मत जाइए, जो बार बार कह रही है हमने मुद्रा योजना के जरिए स्वरोजगार को तय कर दिया, अब लोग खुद ही रोजगार भी देने लगे, लोग रोजगार देने लगे। सरकारी आंकड़े को अगर परखना शुरू कीजिएगा और सरकार के दावों पर खड़े हो जाइएगा तो एक क्षण में समझ जाइएगा जितने लोगों को मुद्रा योजना के जरिए पैसा बांटा गया, अगर उनमें से आधे लोगों ने भी अगर इस देश में रोजगार
अपने लिए पैदा किया होता और सिर्फ 2 लोगों को नौकरी देते तो इस देश के भीतर में एक झटके में 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती। क्या मिली है? ऐसा कोई आंकड़ा तो है नहीं सरकार के पास। किस भ्रम को कैसे फैलाया जा रहा है और कितना घना अंधेरा इस दौर में हो चला है जहां लोगों को कर्ज चाहिए। 23% पर्सनल लोन इस दौर में बढ़ गया, यानी लोगों बैंक से कर्ज लेने लगे। गोल्ड लोन, सोना गिरवी रखकर लोन रखने वालों की तादाद में भी 22% का इजाफा हो गया। जो ओवरऑल जो मासिक खर्चा था और जो बचत होती थी उसमें 9% की कमी आ गई। औसत दैनिक मजदूरी भी कम हो गई, जो इससे पहले 2010 में 409 रुपए थी, वो घटकर 388 रुपए आ गई। 21 रुपए उसमें भी कम हो गए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट उपभोग इस दौर में चंद हाथों में जाकर सिमट गया, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जो एक्सपोर्ट का इंजन था वह भी थम चुका है। दीपावली का मौका है, बाजार में जगमग है, सरकार भी जगमग है। 2024 की दीपावली कैसी होगी कोई नहीं जानता है, लेकिन 2000 दीपावली के मौके पर एक क्षण के लिए किस लकीर को किस पॉलिटिकल पार्टी के किस नेता ने पकड़ना है, अगर वह समझ जाए तो इस देश के उन लोगों से जुड़ जाएगा जो दिया और बाती बनाते हैं, जो कोहलू से तेल निकालते हैं, जो खेतों में सरसों उगाते हैं, जो माचिस की डिबिया बनाते हैं जिसमें से आग निकलती है और फिर उस दिए बाती को जलाया जाता है। अन्यथा आप सिर्फ आएंगे, लाखों दिए जगमग कर रहे होंगे, उसे देखेंगे, खुश हो जाएंगे और अंधेरा बीतने से पहले सुबह आखिरी पहर के वक्त चंद बच्चे आएंगे, दिए से तेल निकाल लेंगे, दिए की बाती बुझ जाएगी, लेकिन उनके घर का चूल्हा जल जाएगा। इस समझ को समझना जरूरी है। दीपावली का मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।